हेलो, वेलकम बैक। तो भैया आज फिर से आ गए हैं नया चैप्टर लेके। चैप्टर का नाम है मोशन इन प्लेन। ठीक है, तो भाई साहब हम लोगों ने क्या क्या चर्चा करी। हम लोगों ने वेक्टर्स के बारे में चर्चा करी, हम लोगों ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया, हम लोगों ने यूनिट डायमेंशन पढ़ लिया। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी। लाइक उस दिन भी लाइव क्लास में मेरे को बच्चों ने बोला कि सर हमें प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है, हमसे प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चों की मदद करी जाए। तो मैं आ गया हूँ भाई मोशन इन प्लेन। तो आज है फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर का एक हमेशा एक रूल होता है फिजिक्स में, स्पेशली जब मेरा पढ़ाने का स्टाइल ऐसा ना कि फर्स्ट लेक्चर में मैं यूजुअली बेसिक बातों पे ही मतलब डिस्कशन करता हूँ, है ना। बेसिक चर्चा ही करते हैं बेसिकली। तो शुरू करते हैं मोशन इन प्लेन। अब मोशन इन प्लेन होता क्या है, देखो मैंने तुम लोगों से चर्चा करी थी कि काइनेमैटिक्स में क्या होता है कि दो तरीके के मोशन होंगे जिस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक डिस्कशन था मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, जहां पे ऑब्जेक्ट अभी तक सीधे रास्ते चल रहा था। ठीक है, अब मोशन इन प्लेन का मतलब क्या, मैंने देखो तुम लोग को पहले भी बताया था कि ना तीन एक्सिस होती हैं। एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस, एक होती है जेड एक्सिस। ठीक है, तो अगर मैंने तुम लोगों को बताया था कि अगर बॉडी एक्स वाई जेड किसी एक में चलती है तो वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहलाता है। ठीक है, मतलब सीधे रास्ते चल रही है तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। लेकिन मान लो कि अगर वो दो एक्सिस में उसके जो चेंज है वो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक्स और वाई ले लिया, तो जो चेंज आ रहा है वो एक्स और वाई दोनों में आ रहा है। ठीक है ना। तो ऐसे चेंज, जब हम उस चेंज को पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि देखो भैया बॉडी जो है ना वो एक्स और वाई दोनों में चल रही है, एक्स और जेड में चल रही है, जेड या वाई में चल रही है। तो ऐसे चेंज को हम लोग बोलते हैं, या ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं मोशन इन प्लेन। ठीक है, अब मोशन इन प्लेन में भी ना एक पर्टिकुलर टाइप को हम पढ़ते हैं, वो टाइप है प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। क्यों पढ़ते हैं भाई मोशन इन प्लेन बहुत तरीके के होते हैं, कैसे भी चल लो। ठीक है, पर मोशन इन प्लेन में भी एक पर्टिकुलर टाइप है जिसका क्या नाम है, प्रोजेक्टाइल। अब प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब है, अब देखो मेरे तुम्हें एक बढ़िया बात बताता हूँ। एक्चुअली में तुम्हें पता है ये बचपन में ही, ये क्लास 11th का तो चलो कोई डिस्कशन ही नहीं है, ये 9th 8th 6th 7th 10th पूरी फीलिंग है, पूरी फीलिंग है। तो क्या होता है कि अगर मान लो मैंने इस पेन को, ठीक है, मान लो इसको ऐसे करके फेंका, मैंने फेंक दिया। अब मैंने तो इसको वेलोसिटी दी थी अलोंग द हॉरिजॉन्टल, अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, पर भाई ये नीचे भी गिर रहा है, साथ साथ नीचे भी जा रहा है। मतलब इसका जो पाथ होगा वो इस तरीके से होगा कि मैंने इसको ऐसे फेंका और ये ऐसे गिरा जाके। तो ये हम हर चीज में, डेली लाइफ में, फ्रीली फॉलिंग बॉडी अगर मान लो कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तुमने दे दी है तो वो बॉडी ऐसे गिरेगी, है ना। क्यों गिरेगी, क्योंकि एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है जिसकी वैल्यू तुम लोग जानते हो, जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल जब हम बात करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब बेसिकली पार्टिकल जो है ना वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वजह से वो पाथ उसका ऐसा बना। पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ होता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर तुमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी है उसको, जैसे मान लो कुछ इनिशियल वेलोसिटी यू दे दी और ये हॉरिजॉन्टल दी, फिर भी इसका पाथ कैसा बन रहा है, ऐसे। ठीक है, ये तुम घर पे भी कर सकते हो, आराम से पेन लो। अभी तो ये बहुत महंगा है, मतलब मुझे नहीं लगता कि ये इसको मुझे फेंक के दिखाना चाहिए तुम्हें, बट तुम अगर 5 रुपए वाला पेन ले लो और ऐसे करके फेंको उसको, है ना, तो तुम्हें ऐसा ही पाथ देखने को मिलेगा। बहुत तेज से मत फेंकना, आराम से फेंक के देखना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि प्रोजेक्टाइल बेसिकली है क्या। और ये पाथ इस वजह से मिल रहा है क्योंकि एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और तुम्हें पता है वो अर्थ की वजह से लगता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें भी बेटा बहुत तरीके के वो होते हैं, मतलब एक होता है ऑब्लिक, है ना, ऑब्लिक प्रोजेक्शन, एक होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। जैसे यहाँ पे मैंने तुम्हें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, इसको जनरल प्रोजेक्टाइल बोलते हैं कि जनरली ऐसे हो रहा है। ठीक है, एक होता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, तो ऐसे बहुत चर्चा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भैया प्रोजेक्टाइल क्या चीज है, हमने उसको समझ लिया। अब आगे की बात देखो। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल, अ बॉडी विच मूव्स इन टू डायमेंशनल प्लेन। टू डायमेंशनल मतलब भैया प्लेन है और टू डायमेंशन है। इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, ये किसकी वजह से,
ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, तो उसको हमने प्रोजेक्टाइल नाम दिया। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल देख लो, ये देखो भैया, है ना, ये इसको ऐसे करके फेंकेंगे, ऐसे करके फेंकेंगे जब इसको, तो क्या होगा, इसका पाथ जो होगा ना वो एक पैराबोलिक पाथ होगा, है ना। तुम देखते हो क्रिकेट का, तो मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ, तुम देखते हो जब ऐसे बॉल जाती है ना तो यॉर्कर पड़ती है सीधा, बट वो ऐसे, है ना, सीधा इस तरीके से ये फेंकेगा तो ये ऐसे जाएगी, समझ रहे हो ना बात को। तो इसको बोलते हैं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, सबसे आसान एग्जाम्पल है, क्योंकि भाई क्रिकेट का तो हर कोई फैन है, मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है। या तुम देखो, अगर बात करें तो देखो लॉन्ग जंप मारते हैं, तो लॉन्ग जंप जब मार रहे होते हैं हम लोग, ठीक है ना, एथलीट है मान लो, मैं तो नहीं मारता, एथलीट है, देखो ये बच्चा कूद रहा है, आई मीन बच्ची कूद रही है, लॉन्ग जंप मार रही है, तो जब ये गिरेगी ना तो ये भी ऐसी जमीन पे ऐसे ही गिरेगी। तो तुम देखो ना, सबका पाथ एक तरीके से कॉमन है ना। और ये हो किस वजह से रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से हो रहा है। बॉम्ब ड्रॉप करा जाता है एरोप्लेन से, है ना, भैया एरोप्लेन तो चल रहा था, ये देखो एरोप्लेन तो सीधा चल रहा था ना, वो तो नीचे आया नहीं, उसने यहाँ पे बॉम्ब ड्रॉप करा, ठीक है, तो ये बॉम्ब ऐसे गिरा, है ना, बात समझे कि नहीं समझे। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं प्रोजेक्टाइल के, और ये बहुत बेसिक है, हम डेली लाइफ में इसको बहुत देखते हैं, इसीलिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये ना सर्कस होती थी, तो ऐसे सर्कस में मैंने भी इसको देखा है, ये पुराने जमाने में ना कैनन से इसको शूट करा जाता था, ये आदमी कूद रहा है, ठीक है, ये देखो ये आदमी कूद रहा है ऐसे, तो देखो ये कैसा पाथ दिख रहा है तुम्हें, पैराबोलिक पाथ दिख रहा है। और ऐसे प्रोजेक्टाइल को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि भैया ये ग्राउंड से उठा और ग्राउंड पे जाके गिरा। जैसे वो वाला जो प्रोजेक्टाइल था ना, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, क्योंकि उसको सीधी वेलोसिटी दी गई थी, ठीक है। यहाँ पे जो वेलोसिटी दी गई है कुछ एंगल भी दी गई, तुम समझो ना इसको, देखो ये हुआ तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये हुआ तुम्हारा थीटा, ये होगी तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी, है ना। तो ऐसे प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही बेसिक बात है, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। मुझे पर्सनली, अच्छा मुझे तो ज़्यादातर टॉपिक्स बहुत पसंद आते हैं, बट ये उनमें से एक टॉपिक है जिसको मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आती है। मुझे तो यूजुअली काफ़ी कुछ पढ़ाने में मज़ा आता है, कुछ ही टॉपिक्स हैं जो मैं बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, बट फिर भी इट इज़ वन ऑफ देम जो मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, ठीक है, क्योंकि बहुत बढ़िया फीलिंग आती है भाई, इसमें मज़ा आ जाता है, ठीक है। और मैं तुम्हें हर एक चीज़ बताऊंगा इसमें कि पॉइंट टू पॉइंट कैसे तुम प्रोजेक्टाइल को एकदम याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन बोलते हैं। ये अब नहीं करा जाता है, पुराने जमाने में सर्कस हुआ करती थी, उसमें बंदा दिखाता था कि देखो मैं कैसे जंप मार सकता हूँ। और इसका ही एग्जाम्पल ना, एक बात और बताता हूँ तुम्हें, रेस्निक हैलिडे में ना इसी तरीके का एक और एग्जाम्पल लिया गया है ना। रेस्निक हैलिडे बहुत अच्छी किताब है, थ्योरी के लिए बहुत अच्छी है, फॉर जेई नीट एंड फॉर बोर्ड्स भी कुछ बच्चे इसको रेफर कर सकते हैं। वहाँ पे ना रोटेशन में इसका एक एग्जाम्पल लिया गया, तो काफ़ी बेहतरीन एग्जाम्पल है ये, तो इसको समझने का बहुत अच्छा, मतलब इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो, ठीक है ना। अब देखो आगे की बात करते हैं, अ बॉय थ्रोइंग अ बॉल इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। तो ये भी एक और एग्जाम्पल है। देखो अब क्या है, ये इसने ऐसे फेंका, ठीक है, ये इसने ऐसे फेंका, ये देखो ये भी हम ये क्या मानते हैं, मोशन स्ट्रेट लाइन मानते हैं ना, कि भैया ये ऊपर गया नीचे वापस आ गया, पर एक्चुअली में क्या होता है, ये है तो ये प्रोजेक्टाइल ही ना, ऊपर फेंका ये घूम के नीचे आया। तो इस अगर इसको क्लोजली देखा जाए तो देखो ये भी पाथ जो पैराबोलिक है, तुम्हें लगता है, देखो ये वाले क्वेश्चंस ना मैंने स्ट्रेट लाइन में भी करवाए हैं इस तरीके से, कि ऊपर फेंकी और उसी पाथ पे नीचे, तो उसी पाथ पे कभी भी नीचे नहीं आती है। तुमने फेंकी वो पाथ प्रोजेक्टाइल ही ले, मतलब प्रोजेक्टाइल ही बन के नीचे आएगा, पैराबोलिक पाथ ही लेगा, लेकिन हम आसान करने के लिए ना उसको मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर तुम कोई चीज ऊपर फेंकते हो, तुम पेन से, फिर से एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अगर तुम पेन उठाते हो और पेन को ऊपर फेंकते हो, ठीक है, तो वो पाथ उसका ऐसे ही है ना, घूम के नीचे आ रहा है, स्ट्रेट पाथ पे नहीं आ रहा है। और अगर स्ट्रेट पाथ में आ रहा है उसको मोशन स्ट्रेट लाइन में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, है ना। जैसे कभी कभी तुमने कुछ एंगल बिना फेंका, कुछ ऐसे फेंका और ये वापस वैसे ही नीचे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से बात है। तो प्रोजेक्टाइल कितने तरीके के होते हैं इसको देख लेते हैं। तो दो तरीके के प्रोजेक्टाइल की बात करूंगा मैं, एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या यहाँ पे मतलब है, ये मतलब है कि कुछ किसी एंगल पे अगर मैं प्रोजेक्टाइल को फेंकूं, है ना,
द बॉडी प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा तो मैं ऊपर फेंकूंगा ना इसको, ठीक है। कितना कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। किससे बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से बनाएगा, ठीक है। और किसके इन्फ्लुएंस में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में। तो ऐसे प्रोजेक्टाइल को हम लोग बोलेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ठीक है, क्योंकि कुछ एंगल पे है। अब तुम इस बात को समझो, देखो एग्जांपल्स फॉर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ये क्रिकेट वाला प्लेयर वाला मैं तुम्हें बताया ना, ये कुछ एंगल पे इसने फेंका है तो ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है। दूसरा केस ये बच्चे वाला भी बताया तो ये भी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। अब मेन बात पे आते हैं, ठीक है। इसको देखो, यहां पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मतलब मैंने किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी दी और एंगल कितना दिया, थीटा। थीटा जो है यहां पे लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है, मतलब इट इज एन एक्यूट एंगल। अब इस कंडीशन को बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। क्यों बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड, क्योंकि भैया इसको ग्राउंड से फेंका गया और ग्राउंड पे ही तो ये वापस आया, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, ठीक है। अब तुम समझना जरा, इसको मैंने u वेलोसिटी दी, जब भी मैं मोशन इन प्लेन की बात करूंगा ना, तो एक्चुअली में क्या है मैं तुम्हें बताता हूं। हम ना बहुत टाइम मोशन इन स्ट्रेट लाइन को दे के आते हैं, ठीक है, और हमने वेक्टर्स में भी ये चीज पढ़ी होती है कि कंपोनेंट कैसे करते हैं। अब यहां पे ये जो u है, ये हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रहा है थीटा, तो उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर मैं लेता हूं वो क्या हो जाएगा, u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। अब सबसे पहले सवाल ये आता है बच्चों के दिमाग में कि सर ये u cos थीटा और u sin थीटा क्यों ले रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। अगर मैं u मान के सॉल्व करूं तो भी मेरे को आना चाहिए, ठीक है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही हो सकती है। लेकिन एक बात बताओ, फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स कभी भी तुम्हें चीज़ों को टफ करके नहीं पढ़ाएगी। तुम्हें कभी भी, मतलब मुझे पता है कि नॉर्मली बच्चों को या सभी को, मतलब एक नॉर्मल ये थॉट प्रोसेस है कि फिजिक्स बहुत टफ टॉपिक है, बहुत टफ सब्जेक्ट है, ठीक है। मुझे भी लगता था एक टाइम पे जब मैंने पढ़ाना शुरू करा था, बट यहाँ पे तुम इस बात को समझो जरा। अगर मैं इसको दो कंपोनेंट्स में लेता हूं, u cos थीटा और u sin थीटा, तो मैंने ये क्यों करा है, इसकी एक वजह है। अगर मेरे पास वेलोसिटी जो है ना वो दो पार्ट्स में निकल आएगी, तो मैं एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन को अलग से देख सकता हूं ना। देख, हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कितनी, u cos थीटा, पर हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन तो जीरो है ना, हॉरिजॉन्टल में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। तुम समझो ना, ग्रेविटी जो एक्ट कर रही है वो अलोंग वाई एक्सिस कर रही है। तो अगर मेरे पास हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी पता चल गई, तो वो हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी कभी भी चेंज ही नहीं होगी। क्यों, अगर यहां पे u cos थीटा है तो पूरे रास्ते पे वो क्या रहेगी, u cos थीटा ही तो रहेगी, और यहां पे गिरने के बाद भी उसकी u cos थीटा ही रहेगी वेलोसिटी, क्योंकि भैया एक्सेलरेशन जीरो है, अलोंग द एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अलोंग द एक्स एक्सिस मैं मोशन को आराम से समझ सकता हूं। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज जीरो, से वेलोसिटी है, ज्यादा क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोलेगा, तुम फॉर्मूला लगा देना। तो एक पहला फायदा। दूसरा फायदा कि यार जब तुमने एक्स एक्सिस वाला कर लिया, ऐसी वाई एक्सिस वाला करोगे, वाई एक्सिस पे क्या होगा कि नीचे की तरफ ग्रेविटी लगेगी, और तुम्हें ये चीज पता चल गई। तो इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारी ऊपर है, ग्रेविटी तुम्हारी नीचे है, तभी तो इस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे आके जो वी वाई है वो जीरो हो रहा है, और इसी पॉइंट पे तुम्हें क्या मिल रहा है, मैक्सिमम हाइट। अब तुम समझो, जैसे हाइट की बात है, ठीक है, या मतलब तुम वर्टिकल वाले पैरामीटर्स और हॉरिजॉन्टल वाले पैरामीटर्स को अलग अलग समझ सकते हो। अगर तुम यही u ले लेते तो तुम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाले पैरामीटर्स को साथ में समझ रहे होते। तो फिजिक्स क्या चाहती है, फिजिक्स कभी भी ये नहीं चाहती, या फिजिक्स का मास्टर कभी भी ये नहीं चाहता है कि तुम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वालों को साथ में समझो, नहीं, अलग अलग समझो। अलग अलग समझोगे, आसानी से समझ में आएगा, चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, तो तुम्हें बढ़िया लगेगा, मजा आएगा, ठीक है। तो भैया अपने को एक चीज पता चली, अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बात करें
ux, तो ux इज व्हाट, u cos थीटा, अरे यस और नो। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 0, और अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं बच्चों आपसे, तो मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं, तुम्हें समझ में आएगा, बढ़िया लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ ठीक है। तो इधर देखो, अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो वाई एक्सिस के लिए u जो है u y वो है u साइन थीटा, ठीक है जी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए वाई हो जाएगा माइनस जी, क्योंकि मैं ऊपर वाले को पॉजिटिव ले रहा हूं तो नीचे वाला ऑटोमेटिकली साइन कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो भाई साहब अपने को पता क्या चला, अपने को ये पता चला कि देखो जो वेलोसिटी चेंज आएगा ना वो वाई एक्सिस के अलोंग आएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी वेलोसिटी का चेंज नहीं आएगा। अच्छा तुम इस चीज को इस डायग्राम से भी फील कर सकते हो। यहां पे तुम्हें बात समझनी बहुत जरूरी है कि देखो यहाँ पे ना वाई एक्सिस के अलोंग वाली वेलोसिटी कम हो रही है, तभी तो तुम्हें मैक्सिमम हाइट मिल रही है यार। अगर ना चेंज हो रही होती तो वो तो ऊपर ही जाता जा रहा होता, तो कभी रुकता ही ना। बट नहीं, एक टाइम आया जहां पे आके वेलोसिटी जीरो हो गई। पहले तुम इसको थोड़ा सा और को डायग्राम को मैं आगे बढ़ाता हूं, तुम देखोगे, ये देखो यहां पे क्या हो रहा है कि देखो वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये देखो वेलोसिटी चेंज हुई। कौन सी वेलोसिटी चेंज हुई? वी वाई, वी एक्स तो अभी भी यू कॉस थीटा ही है, वी एक्स तो अभी भी यू कॉस थीटा ही है, आगे भी रहेगा, अनंत तक रहेगा, कभी भी हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती। अरे यस और नो? अब समझो यहां पे जो मैं v लिख रहा हूं दैट इज व्हाट, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ वी वाई एंड वी एक्स, ठीक है। अब तेरे को पता है मेरे भाई कि यहाँ पे t टाइम के बाद तू वी वाई निकाल सकता है और तेरे को फाइनल वेलोसिटी मिल सकती है 10 पॉइंट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? तो इसीलिए मैंने मोशन इन प्लेन को मोशन इन स्ट्रेट लाइन बना दिया। समझ के देख, ये हो गया भाई अपना एक्स एक्सिस, ये हो गया अपना वाई एक्सिस। एक्स को अलग से समझेंगे, वाई को अलग से समझेंगे, क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो आगे की बात देखते हैं। अब समझो ये कुछ एंगल भी चेंज हुआ यहाँ पे, क्योंकि जाहिर सी बात है वी वाई चेंज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे समझ, इस पॉइंट पे वी वाई जीरो, देखो, और सिर्फ क्या बचा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बची यू कॉस थीटा। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब यहाँ पे देखो, इसके बाद पहले वी वाई कम हो रहा था, अब इसके बाद वी वाई यहाँ पे बढ़ने लगेगा। देखो तो यहाँ पे अगर तुम, ये हो गया ऊपर जाने का समय, ये हो गया नीचे आने का समय। ऊपर जाने के समय पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑपोजिट थे, तो इसलिए वेलोसिटी कम हो रही थी। वापस आने के समय में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अब सेम डायरेक्शन में हो गए। तो तुम समझो ना कि इस एक्सेलरेशन ने क्या करा, इस एक्सेलरेशन ने वेलोसिटी बदली, जीरो करी, फिर वेलोसिटी दूसरे डायरेक्शन में करी। अरे यस और नो? इसका मतलब क्या है कि ऊपर जाते टाइम इसकी वेलोसिटी कम होगी, यहाँ पे जीरो होगी और फिर से बढ़ने लगेगी। तो इस चीज को जो मैं फील कर पा रहा हूं वो इसीलिए फील कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने अलग अलग कंपोनेंट ले लिए हैं। अगर मैं साथ में कंपोनेंट लेता, मतलब इसी यू को सॉल्व कर रहा होता, तो शायद मुझे इतनी फीलिंग नहीं आती। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अपने को यहां से दो क्लैरिटी मिली। एक क्लैरिटी ये मिली कि अलोंग एक्स एक्सिस कोई भी चेंज नहीं है क्योंकि कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो अपने को सारा फोकस कहां रखना है? वाई एक्सिस में। सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन कहां लगेंगी? वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस में तो कोई इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वहां पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन जैसी कोई चीज नहीं है। अरे यस और नो? चलो आगे की बात करते हैं। देखो यहां पे एंगल अल्फा, तो इसी पॉइंट पे एंगल अल्फा हो रहा है, ठीक है। फाइनली देखो तुम अगर ध्यान से, ये हो गई तुम्हारी मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैं इसको दूसरे कलर से लूंगा फिर से ताकि तुम्हें दिखाई दे। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना बेटा, जो प्रोजेक्टाइल ने कवर करा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दिस इज नोन एज रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। अब तुम्हें एक बढ़िया बात बताता हूं। जो मिसाइल वगैरह, जैसे इंडिया पाकिस्तान की कभी लड़ाई हुई होगी या किसी दो देशों के बीच में कभी भी लड़ाई हुई है, ठीक है, तो भैया ऐसा है कि मैंने कोई मिसाइल बनाई, ठीक है, वो मिसाइल की रेंज बहुत कम है, तो पता चले मैं दूसरे देश पे मिसाइल चला रहा हूं और जाके अपने देश में गिर गई, तो क्या होगा? नुकसान होगा ना। तो तुम्हें यहां से रेंज कैसे पता चलेगी? रेंज किस पे डिपेंड कर रही है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे। तुम अगर ध्यान से देखो, अरे जितनी ज्यादा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा रेंज होगी ना। बात समझे कि नहीं समझे?
तो ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। मैंने यहां से मिसाइल फायर करी, दूसरे देश पे जानी चाहिए थी, भैया वो अपने देश पे आके गिर रही है, बवाल हो गया। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल में कुछ बेसिक चीजें, बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, तुमसे पूछ लेगा मैक्सिमम हाइट कितनी, बताओ प्रोजेक्टाइल कितना ऊपर जाएगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल तुमसे पूछ लेगा रेंज बता दो, तो रेंज क्या होता है, देखो एक हो गई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, हाइट होगी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, रेंज हो गई। बात समझे कि नहीं समझे? अगर तुम पूरे प्रोजेक्टाइल में देखोगे, पूरे प्रोजेक्टाइल में, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो इसकी 0 है, लेकिन अगर आधे के लिए देखोगे तो तुम्हें यहां पे मैक्सिमम टाइम मिल जाएगा, है ना। बात समझे कि नहीं समझे? उसके बाद समझना एक और चीज, एक और बढ़िया बात बताता हूं। तुमने यहां से प्रोजेक्टाइल को फायर करा, मान लो थोड़ी देर लगी, मान लो टी टाइम लगा। अब ये टी टाइम तक ना ये हवा में था, क्या था, हवा में। तो ये टी टाइम तक अगर हवा में था तो मैंने इसी टी टाइम को बोल दिया टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि कितनी देर तक प्रोजेक्टाइल हवा में रहा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अपने को फोकस किस पे करना है, अपने को फोकस इस पे करना है। देखो सवाल, बेसिक सवाल आते हैं, बेसिक सवाल तुमसे पूछ लेगा कि फाइंड द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा एक और बढ़िया बात बताता हूं तुम्हें, यहां पे ना एयर रेजिस्टेंस जैसी कोई चीज होती नहीं है। इवन एट दी जेई लेवल, मतलब मैं तुमसे नीट तक की तो कोई बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तुमसे जेई तक की बात कर रहा हूं। और जेई लेवल पे भी एयर रेजिस्टेंस को हम नहीं कंक्लूड करते हैं, है ना, मतलब इंक्लूड नहीं करते, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मानते हैं। हाँ एक जगह बहुत कभी बहुत ही ज्यादा, मतलब अगर डीप लेवल पे पढ़ना हो, कोई बहुत अच्छी किताब पढ़ लोगे तो उस पर भी ये होगा कि वो तुम्हें एक स्टडी बता देंगे, है ना, कि हाँ मतलब ड्रैग ऊपर जा रहा है तो ड्रैग नीचे लग रहा है, नीचे आ रहा है तो ड्रैग ऊपर लग रहा है ना। इस तरीके से एयर रेजिस्टेंस वर्क करता है ना। ड्रैग मतलब क्या हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स बाय द फ्लूइड, ठीक है। तो उस पर मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सीबीएसई लेवल पे, नीट लेवल पे, इवन जेई मेंस लेवल पे एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मानना है। तो अपने को ये बात याद रखनी कि प्रोजेक्टाइल कभी भी सॉल्व करना है तो एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान के सॉल्व करना है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, इसका मतलब क्या है कि जितना, जैसे टोटल ये क्या हो गया, ये हो गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये जितनी देर ऊपर जा रहा है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट, ठीक है। जितनी देर ये ऊपर जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ असेंट। और जितनी देर ये नीचे आ रहा है टाइम ऑफ डिसेंट, है ना। मतलब ऊपर जाने का समय टाइम ऑफ असेंट, नीचे आने का समय टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं टी ए, व्हाट इज टी ए, ये छोटा टी लिख देते हैं यहां पे। व्हाट इज टी ए, टाइम ऑफ असेंट। व्हाट इज टी डी, टाइम ऑफ डिसेंट। गिरने का समय, ऊपर जाने का समय, दोनों बराबर। और ये दोनों को ऐड करोगे, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बेटा मैं यहां पे लिख भी देता हूं T इज इक्वल टू टी ए प्लस टी डी। अरे यस और नो, बोलो बात समझ में? तो मैंने तुम्हें ना इस डायग्राम में बहुत ही ज्यादा भर दिया है, सारी चीजें बता दी हैं। पहली चीज तो क्या कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो लेना है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेनी है, वो कांस्टेंट लेना है। एयर रेजिस्टेंस की कोई बात नहीं करेंगे। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्यों तोड़ रहे हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में इसलिए तोड़ रहे हैं ताकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में हम लोग अलग अलग इसको सॉल्व कर पाए। क्यों करें ऐसा, ताकि आसान हो जाए, ठीक है। दूसरी बात, फोकस कहां करोगे, हाइट निकालने पे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने पे, रेंज निकालने पे, एंड वेलोसिटी एट एनी टाइम। ये चार चीजों पे चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने बता तो दिया कि देखो इसका पाथ जो है वो पैराबोलिक है, ठीक है। लेकिन पैराबोलिक तो है, उसको प्रूव भी करना पड़ेगा, तो उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन भी डेराइव कर लेंगे। तो ये सारी चीजें हमें करनी है, ठीक है। u cos थीटा क्यों करा, क्योंकि ये थीटा जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ है और एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस 0 है, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। u sin थीटा, ये इनिशियल वेलोसिटी पर वेलोसिटी अलोंग द वर्टिकल विल कॉन्स्टेंटली चेंज बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉन्स्टेंटली एक्टिंग। बोलो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलो अब करते हैं आगे की बात। तो अब इसमें देखो हम लोग आगे की बात कर लेते हैं। तो मैंने तुम लोग से बात करी थी कि हम लोग हाइट निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो एक एक करके मैंने सारे पॉइंटर्स इसमें लिखे हुए हैं, तो एक एक करके अपने सारे पॉइंटर्स आप लोग नोट करते जाओ, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि तुम लोगों को एकदम क्लैरिटी आती जाएगी कि अच्छा हमें करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट ये है कि कंसीडर अ बॉडी
हमने क्या करा, बॉडी को कंसीडर करा कि कुछ प्रोजेक्ट हो रही है, ठीक है, विद इनिशियल वेलोसिटी u, जैसे तुमने डायग्राम में देखा, और वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, थीटा बना रही है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कैन बी रिजॉल्व, देखो हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी को रिजॉल्व करा, जिसमें ux जो था वो u cos थीटा था और uy जो था वो u sin थीटा, ठीक है। और ये बढ़िया पॉइंट ये है कि u cos थीटा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। वर्टिकल वेलोसिटी विद द कांस्टेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा, तो बेसिकली u जो है ना वो क्या है, u cos थीटा i कैप प्लस uy sin थीटा j कैप, कंसिडरिंग द राइट एंड अपवर्ड टू बी पॉजिटिव, तो ग्रेविटी यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। वर्टिकल मोशन विद कांस्टेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है तो g इस पे नेगेटिव ले लो। चलो अब आगे की बात करते हैं। लेट द प्रोजेक्टाइल बी एट पॉइंट x, y आफ्टर टाइम t, तो देखो किसी एक रैंडम टाइम पे, ठीक है, मान लो ये प्रोजेक्टाइल का पाथ है, ठीक है, और ये u वेलोसिटी हो गई, ये थीटा हो गया। अब बात को ध्यान से समझना, किसी भी पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, y है ना, तो ये y है, ये x है, टाइम कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो ये पोजीशंस हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए। तो अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अगर बात करें तो ये जो x हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, u cos थीटा इंटू टी, u cos थीटा इंटू टी, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, u cos थीटा इंटू टी। इसी प्रकार से अगर हम लोग वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहेंगे तो यहाँ से टाइम देखो u x अपॉन यू cos थीटा आ गया, ठीक है। अगर हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहेंगे, ठीक है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ देखो फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो देखो यहाँ पे एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, मतलब ये पूरी जो इक्वेशन यूज हो रही है ना, ये अलोंग द वर्टिकल यूज हो रही है, ठीक है। तो एस वाई की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, वाई, ये तो कोऑर्डिनेट है, यू वाई देखो इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा इंटू टी, माइनस, क्योंकि ए वाई की जगह क्या आ जाएगा, माइनस जी, है ना, तो ये इक्वेशन बन जाएगी क्या, u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है। तो अगर तुम देखो यहां पे, तो y इज इक्वल टू, अब देखो क्या करा मैंने, टाइम की जगह, टाइम क्या निकाल के आयो, टाइम तुम लोग निकाल के आयो x अपॉन यू कॉस थीटा, है ना, यही निकाल के आए थे टाइम, x अपॉन यू कॉस थीटा फॉर एनी x और y कोऑर्डिनेट जिस टाइम पे हम लोग बात कर रहे थे, तो टाइम वहां पे क्या आ रहा था, x अपॉन यू कॉस थीटा। तो जब मैंने इसी इक्वेशन में पुट करा टाइम की जगह, तो तुम ध्यान से देखो ये u और u कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, x टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो तुम जब इसको इस तरीके से लिखोगे तो देखो ये तुम्हें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, यानी कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, या तुम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, इज इक्वल टू जीरो। तो सिमिलर इक्वेशन है, तो y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर आ गया ना, देखो a क्या हो गया तुम्हारा tan थीटा, और b तुम्हारा क्या हो गया g अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्लियर हुई बेटा बात की नहीं हुई। अब देखो आगे की बात करते हैं, इसी इक्वेशन, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दिस इज इक्वेशन फॉर पैराबोला, ठीक है। तो हमने यहां से ये बता दिया भैया कि जो इसका पाथ है, जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है वो ये आई है। तो इस इक्वेशन से अपने को पता चलता है कि जो पाथ होगा वो पैराबोलिक पाथ होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। तो हमने यहाँ से प्रूव कर लिया। तो पैराबोलिक पाथ के लिए इक्वेशन अपने को याद रखनी है, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। ओके आगे बढ़ जाए, चलो आगे की बात करते हैं अब। ठीक है ये बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो, a body which moves in two-dimensional plane
ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड। अच्छा एक क्वेश्चन देख लेते हैं एक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, जो 2 डायमेंशनल प्लेन में चल रही होती है, ठीक है, उसमें हॉरिजॉन्टल पाथ, वर्टिकल पाथ, हाइपरबोला, क्या बोलते क्या है उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अ बॉडी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा हॉरिजॉन्टली एंड मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड, ये देखो हम लोग पढ़ के आए हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं ना हम लोग, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ओनली प्रोजेक्टाइल, बोथ ए एंड सी। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। चलो अब मैक्सिमम हाइट पे बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे। देखो मैक्सिमम हाइट के लिए मैं तुम्हें बता दूं, अगर वहां पे मैक्सिमम हाइट है तो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी अगर जीरो नहीं हुई है तो वो और हाइट अचीव कर सकता है, राइट। या वर्टिकल वेलोसिटी अगर नीचे की तरफ है तो वो नीचे आ सकता है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए अपने को ये बात याद रखनी है कि एट दैट इंस्टेंट वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस विल बी जीरो, है ना। और इसी को यूज करके हम लोग मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं। होती क्या है मैक्सिमम हाइट, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये आती मैं तुम्हें बता दी यहाँ पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, लेकिन आती कैसे मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। इसका बहुत बेसिक सा प्रूव है, ठीक है, उसको मैं बता देता हूँ। देखो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे हमने क्या ली है, जीरो ली है, क्योंकि तुम्हें बताया ना मैक्सिमम हाइट में फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और एक्सेलरेशन अलोंग y कितनी हो जाएगी, माइनस जी। एक्सेलरेशन अलोंग y जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y जो हो जाएगी u sin थीटा। बस फॉर्मूले में पुट कर दो। कौन सा फॉर्मूला मैंने लिया, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय इज इक्वल टू 2as। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, v तो जीरो हो गया, तो जीरो माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, क्यों, क्योंकि g नेगेटिव है, ठीक है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो h इज इक्वल टू आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इसको अपने को याद रखना है, इसको 2-3 बारी लिख लो, फॉर्मूला बहुत काम आता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो दिस इज द मैक्सिमम हाइट, है ना। अब कभी कभी ये भी होता है कि किसी और टाइम इंटरवल पे हाइट पूछ सकता है तुमसे, है ना। तो तुम क्या करो, उस टाइम, वो टाइम तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। तो वहां पे क्या फॉर्मूला लगा दोगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये वो टाइम है जहां पे फाइनल वेलोसिटी, मतलब जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो जीरो है, उस टाइम पे मैक्सिमम हाइट निकाल रहे हैं, है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। लेकिन अगर किसी रैंडम टाइम पे मैं तुम्हें बोल दूं कि बेटा एक काम करो जरा कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो 10 सेकंड है, लेकिन 3 सेकंड में कितनी हाइट है, तो बस करना क्या है, यहाँ पे टाइम की वैल्यू 3 पुट कर दो, एक्सेलरेशन तुम्हें पता ही है, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें पता ही है, तो तुम्हें ये क्या मिल जाएगी, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे सारी चीजें अगर वर्टिकल के लिए अगर हम लोग लिखते हैं तो वर्टिकल के लिए कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, वर्टिकल के लिए देखो h इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। बस यहाँ पे u साइन थीटा पुट करना है, g की वैल्यू पुट करनी है, टाइम पुट करना है, हाइट आ जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन यूजुअली क्या होता है, मैक्सिमम हाइट ही पूछी जाती है क्वेश्चन में, एटलीस्ट बोर्ड लेवल तक तो तुमसे पूछ लेगा कि मैक्सिमम हाइट बता दो, तो बहुत आसानी से तुम फॉर्मूला याद भी कर सकते हो और इसको बेसिक से डिराइव भी कर सकते हो, ठीक है भाई, ओके। चलो, तो एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज u cos थीटा अलोंग हॉरिजॉन्टल। यस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वर्टिकल वाली वेलोसिटी तो जीरो हो चुकी होती है ना, और u cos थीटा तो पूरे प्रोजेक्टाइल के लिए कांस्टेंट चल रहा होगा, ठीक है ना। एट मैक्सिमम हाइट द एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टेड बॉडी इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। अब देखो हो क्या रहा होता है कि पहले बॉडी ऊपर जा रही होती है, लेकिन मैक्सिमम हाइट पे जो नेट एक्सेलरेशन होता है वो नीचे ही होता है। पहले भी नेट एक्सेलरेशन नीचे ही था, ठीक है, लेकिन जब तुमने कुछ बॉल को फेंका किसी वेलोसिटी से तो पहले वो ऊपर जा रही थी ना। बात समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पे जो पहले माइनस जी चल रहा था अब वो क्या हो जाएगा, प्लस जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक्चुअली में ये बोलना गलत हो जाता है कभी कभी कि माइनस जी ऊपर जाते टाइम माइनस जी और नीचे आते टाइम प्लस जी, ऐसा नहीं होता है। देखो होता क्या है कि ये बोर्ड लेवल तक बात सही रहती है, ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूँ,
जैसे कि तुमने एक क्वेश्चन को सॉल्व करा, अब तुम आधे आधे डिस्टेंस के लिए थोड़ी ना लोगे कि आधे पे माइनस जी ले लें और आधे पे प्लस जी ले लें। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, ये पॉइंट मैंने इसलिए रखा है, इस बात को बहुत समझना जरूरी है कि जब जैसे तुम प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हो, देखो मैंने इसे बनाया, तो यहां पे मान लो मैक्सिमम हाइट आई, ठीक है, इधर देखना जरा बात को ध्यान से, यहां पे देखो मैक्सिमम हाइट आई, तुमने कहा ठीक है सर, ओके। अब एक बात समझो, अगर मैं इसने को दो में ब्रेक करूं, है ना, तो यहां पे समझो कि वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और ग्रेविटी नीचे की तरफ है, एंड हेयर ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑपोजिट टू द वेलोसिटी, देयरफॉर वेलोसिटी इज रिड्यूसिंग, ठीक है। पर इस पॉइंट पे आने के बाद ग्रेविटी क्या करेगी, वेलोसिटी को बढ़ाएगी। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और हर एक क्षण जैसे 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 प्रोजेक्टाइल नीचे आता रहेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए यहां पे पहले अगर इसको माइनस जी मान रहे थे, तो अब वेलोसिटी भी तो नीचे है ना, तो उसके रिस्पेक्ट में हम प्लस जी मान रहे हैं। बात समझे कि नहीं समझे? लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना होता, क्वेश्चन में तुम एक ही चीज मानो, ऊपर वाली वेलोसिटी को अगर पॉजिटिव मान रहे हो, मतलब ऊपर किसी भी चीज को, डिस्प्लेसमेंट को, वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को, किसी भी चीज को अगर ऊपर पॉजिटिव मान रहे हो तो ऊपर पॉजिटिव मान के पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर किसी भी चीज को नेगेटिव मान रहे हो तो उसको नेगेटिव मान के ही सॉल्व करो। बट ये बात बस ये बताने के लिए थी कि भैया यहाँ पे जो वेलोसिटी जो चेंज हो रही है ना, पहले यहाँ पे डिसलेरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, प्लस जी से। तो ये कहने का मतलब है, बट बिल्कुल इस बात को लेके कंफ्यूज नहीं होना। बहुत बच्चे इस बात को लेके कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ने बोला था कि आधे प्रोजेक्टाइल के लिए माइनस जी ले लो और आधे प्रोजेक्टाइल के लिए प्लस जी लो। मैं ये कभी नहीं कहूंगा, जो भी तुम क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हो उसको पूरा एक मान के चलो, है ना। लेकिन बस प्लस जी कहने का मतलब है कि नाउ दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द वेलोसिटी। पहले रिस्पॉन्सिबल किस लिए थी, वेलोसिटी को कम करने के लिए। ठीक है भाई, समझ में आ गई ना बात? तो इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो एट मैक्सिमम हाइट द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 90। बिल्कुल सही बात है। इसको देखो यहां पे ध्यान से, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, इस पॉइंट पे क्या कोई वेलोसिटी है वर्टिकल वाली? नहीं। कौन सी वाली वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो ऐसे होगी, और ये एनीवेज प्रोजेक्टाइल के पाथ में कहीं पे भी ये वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। मतलब अगर मैं 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, 5, 6, 7, 8 किसी भी पॉइंट पे देखूंगा ना, तो सभी पॉइंट पे सेम वेलोसिटी u cos थीटा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? लेकिन अगर मैक्सिमम हाइट की बात करें तो मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इसीलिए मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बताया गया है। ठीक है भाई, समझ में आई बात कि नहीं आई? चलो अब बात करते हैं टाइम ऑफ असेंट। देखो भैया, टाइम ऑफ असेंट जो होता है उसको TA से डिनोट करते हैं, और ये होता है ऊपर जाने का समय। ऊपर जाने का समय नहीं, वो वाला ऊपर जाने का समय नहीं भाई, गलत मत लेना सर। ऊपर जाने का समय, अरे बॉल का या पार्टिकल का या ऑब्जेक्ट का जितने टाइम में वो ऊपर जा रहे हैं, है ना, मैक्सिमम हाइट तक जा रहे हैं। कई बच्चे इस बात को हंसने लगेंगे इस बात पे, सर ऊपर जाने का समय। अरे तो ऐसे नहीं बात करते भैया, गंदी बात होती है। तो व्हाट इज टाइम ऑफ असेंट? टाइम ऑफ असेंट इज द टाइम व्हेन द बॉल रीचेस टू द मैक्सिमम हाइट। ओके, फिर वो नीचे आ जाएगी तो उसको बोल देंगे टाइम ऑफ डिसेंट। ऊपर जाने का समय इज नॉट इक्वल टू नीचे जाने का समय रियल लाइफ में, है ना। लेकिन प्रोजेक्टाइल में हाँ बिल्कुल, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो होता क्या है, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट ये मैं बता चुका हूं। देखो इस पॉइंट पे अगर मैं प्रोजेक्टाइल की बात करूं, ये हो गई मेरी मैक्सिमम हाइट, ठीक। Vy इस टाइम पे 0 है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ,
लगा दी सर। वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। सर माइनस जी क्यों? क्योंकि ऊपर वाली वेलोसिटी को पॉजिटिव माना है और नीचे वाली ग्रेविटी को, मतलब नीचे लगने वाली ग्रेविटी को नेगेटिव। तो बेटा वी वाई तो जीरो आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो जब तुमने इसको लिखा यू साइन थीटा माइनस जी टी ए, ठीक है, तो जी टी ए क्या हो गया? यू साइन थीटा के बराबर हो गया, या टी ए जो हो गया वो हो गया यू साइन थीटा बाय जी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? तो भैया टाइम ऑफ असेंट जो हो गया वो हो गया यू साइन थीटा बाय जी। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? अब एक बढ़िया बात बताऊं, शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। कोई देखो, कोई अगर तुमसे बोले कि भैया ऊपर जाने का समय और नीचे जाने का समय सेम कैसे है, तो तुम उसको बता सकते हो कि देखो एयर रेजिस्टेंस नामक जो चीज है ना, एयर रेजिस्टेंस, वो है नेग्लिजिबल, मान ही नहीं रहे हैं, नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, मतलब होते हुए भी नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। तो भैया ग्रेविटी तो कांस्टेंट लग रही है ना, तो जितनी देर में ऊपर जाएगा उतनी देर में नीचे आएगा, है ना। तो ये हो गया टाइम ऑफ असेंट, ओके, ये हो गया टाइम ऑफ डिसेंट, ओके, एंड दिस इज सेम। तो टाइम ऑफ असेंट अगर यू साइन थीटा बाय जी आ रहा है, तो टाइम ऑफ डिसेंट भी क्या आएगा? यू साइन थीटा बाय जी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे वाह सर, टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट को मिला दें तो ये टोटल टाइम बन जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? टाइम, मतलब बोलते हैं कौन सा टाइम होता है ये? टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ असेंट कितना आया बच्चों? आया यू साइन थीटा बाय जी, ओके। टाइम ऑफ डिसेंट सेम है ना? हाँ सर सेम है, तो यू साइन थीटा बाय जी। अरे यस और नो? तो यू साइन थीटा बाय जी प्लस यू साइन थीटा बाय जी करोगे तो कितना आ जाएगा? 2u साइन थीटा बाय जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी अपने को यहीं पे मिल गया। अरे ठीक है क्या? आगे भी बताऊंगा, पर यहाँ पे तो बना दिया था डायग्राम, तो मैंने कहा डबल डबल मेहनत क्यों करें। तो देखो मैक्सिमम हाइट की बात हो गई कितनी? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, है ना। लिख देता हूं यहाँ पे, तुम्हें याद रहना चाहिए, बार बार याद करवाता हूं मैं क्लास में ही। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। सर टाइम ऑफ असेंट क्या है? यू साइन थीटा बाय जी, ओके। सर टाइम ऑफ डिसेंट क्या है? यू साइन थीटा बाय जी, ओके। टोटल टाइम क्या है सर, जिसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोला आपने? 2u साइन थीटा बाय जी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई साहब? चलो आगे की बात कर लेते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम फॉर द प्रोजेक्टाइल। अब देखो टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट आ जाएगा। यहाँ पे देखो इन्होंने इस तरीके से कर लिया, मैंने तुम्हें दूसरे तरीके से बता दिया था, दोनों ही तरीके बिल्कुल बढ़िया हैं। तुम यहाँ पे y इज इक्वल टू, अच्छा देखो एक और बात, हाँ यहाँ पे भी समझाता हूँ तुम्हें मस्त चीज। देखो अगर तुम पूरे प्रोजेक्टाइल की बात करो, आओ दूसरे रूप में देखते हैं इस चीज को, मजा आएगा, समझेंगे। बात तो वही है लेकिन कहने का तरीका अलग है। भाई साहब देखो, यहां पे अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो पूरा टाइम है, ये देखो देखो देखो, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है ठीक है, इतना तो तुम्हें मैंने बता दिया था। अब तुमसे अगर मैं एक सवाल पूछूं, सवाल ये है मेरा कि एक बात बताओ, प्रोजेक्टाइल जो है वो यहां से चला और यहीं आ गया, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन मैंने इसका नाम दिया था, ठीक है भाई। यहां से चला और यहां आ गया, क्या बात है सर। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फॉर होल पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज जीरो। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गई ना भाई, ऊपर जाके वापस नीचे आ गए, तो जहां से शुरू हुए थे वहीं पे निपट गए, है ना। तो तुम समझो बात को, अगर मैं पूरी इक्वेशन के लिए यहां पे लगाता हूं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, ये टाइम तो इसको लगा होगा ना, हवा में जाना और वापस आना, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया ना। तो कितने टाइम के लिए चला? मान लो कैपिटल टी टाइम के लिए चला, ठीक है भैया, ओके।
ग्रेविटी तो हमेशा ही एक्ट कर रही थी, नीचे की तरफ तो माइनस जी ले लेंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, बात तो भी सेम ही चल रही है ना, कहीं पे भी देखोगे तो माइनस जी लग रहा होगा ना भाई। अरे ठीक है क्या, चलो बढ़िया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u sin थीटा थी, पुट करो यहाँ पे, तो y तो जीरो हो गया ना भाई, क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तुम्हें मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब सुन आगे की बात देख, तो u sin थीटा टी इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, टी ने टी को मार दिया, टू को इधर भेज दिया, 2u sin थीटा बाय जी, तुम्हारा ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो भाई साहब टाइम ऑफ फ्लाइट हमने दो तरीके से निकाली, एक तरीके से हमने निकाली लॉजिकल मेथड, जिसको अपन बोलते हैं कि दिमाग लगा के कर लिया कि भैया ऊपर जाने का समय नीचे जाने का समय सेम था, तो ऊपर जाने का समय u sin थीटा बाय जी, तो नीचे आने का समय भी u sin थीटा बाय जी। अरे यस और नो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, 2u sin थीटा बाय जी। अरे आया कि नहीं आया? तो ऐसे एक तो वो अपना लॉजिकल मेथड जो हमने शॉर्ट ट्रिक लगाई, दिमाग लगाया, फील करा, ये भाई हो गया अपना मैथमेटिकल तरीका कि हमने पूरे पाथ के लिए इस चीज को समझ लिया। अरे तुम्हें आया कि नहीं आया? ठीक है, तो देखो हमने क्या क्या निकाल लिया, मैक्सिमम हाइट निकाल ली हमने, टाइम ऑफ असेंड निकाल लिया, टाइम ऑफ डिसेंड निकाल लिया, और दो तरीके से टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लिया। ठीक है, अब चलो आगे की बात करते हैं। ये तो ठीक है, हो गया। देखो भी यही बात हमने जो पहले करी है वो मैंने नोट्स में भी डाली है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू टाइम ऑफ असेंड प्लस टाइम ऑफ डिसेंड। ठीक है, तो यहां से भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलो भैया और आगे की बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की। ये ना सबसे बढ़िया बात है, रेंज निकालने में मतलब बहुत बहुत ज्यादा फीलिंग लगती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि अब देखो मैक्सिमम हाइट जो हम निकाल रहे हैं वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को देख के निकाल रहे हैं, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को देख के निकाल रहे हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस। तुम्हें समझ में आई बात की नहीं आई? इसी को तो बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस। अब देखो नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस तो जीरो है। अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल बनाता हूं तो नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस, तो y इज इक्वल टू जीरो, बट x तो है, तुम यहां पे पार्टिकल शुरू हुआ था, पार्टिकल शुरू हुआ यहां पे और यहां पे आके रुक गया, तो भैया ये जो डिस्टेंस तुम्हें दिखाई दे रहा है ये डिस्टेंस क्या है, रेंज ही तो है। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब ये रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट अलोंग दी एक्स एक्सिस। ठीक है भैया, अब एक बात बताऊं, हॉरिजॉन्टल अगर रेंज मतलब रेंज निकालनी है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालने है, तो अपने को पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे। पैरामीटर्स क्या कहते हैं? पैरामीटर्स ये कहते हैं कि भैया उसके अलोंग तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। ठीक, तो समझो जितनी देर तक ये हवा में रहा, अब इस बात को, इन शब्दों को बहुत ही ध्यान से सुनना, जितनी देर तक ये हवा में रहा उतनी देर तक ही तो ये आगे बढ़ा। फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं मैं, जितनी देर तक ये हवा में रहा उतनी ही देर तक ये आगे बढ़ा, और किस वेलोसिटी से बढ़ा? वो वेलोसिटी है u cos थीटा। अरे यस और नो? तो मतलब ये u cos थीटा से आगे बढ़ रहा है, और कितनी देर तक बढ़ रहा है? जितनी देर तक ये हवा में रहा। हवा में रहा मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना? तो अगर मुझे एकदम बच्चों वाला फॉर्मूला लगाता हूं मैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये 7वीं 6वीं 8वीं पता नहीं कौन सी क्लास में तुमने सीख लिया था, बट सीख लिया था। तो यहां पे अगर मुझे रेंज निकालनी तो मुझे डिस्टेंस निकालना है ना, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड क्या हो जाएगी, u cos थीटा। टाइम क्या कौन सा लेंगे, जितनी देर ये हवा में रहा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो भैया ये हो गया, तो रेंज क्या आ गई बताओ, u cos थीटा इंटू टी। एकदम आसान भाषा में आई है ना? बात समझ में आई कि नहीं है? तो यही अपनी रेंज हो गई। रेंज क्या हो गई, u cos थीटा इंटू टी। ठीक है ना? इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा, एक्सेलरेशन 0, डिस्टेंस हो गया s, हो गया r, टाइम टेकन हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर,
ये इक्वेशन पुट करने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, रेंज हो गया u cos थीटा इंटू टी। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लगाऊंगा ही नहीं ना, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू यू टी डायरेक्टली आ जाता है। तभी तो मैंने 7th क्लास वाला फॉर्मूला बोला था तुम्हें। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब लेकिन रेंज का ना और इलैबोरेटिव फॉर्म है, अब बात को समझो, क्योंकि टाइम जो है वो है 2u sin थीटा बाई जी। ठीक है, अगर टाइम 2u sin थीटा बाई जी है तो उस चीज को देखना जरा। रेंज क्या हमने क्या लिखी थी, u cos थीटा इंटू टी, टी की जगह 2u sin थीटा बाई जी। तो देखो बच्चों 2u sin थीटा बाय जी। ठीक है सर, अब ये u और इस u को साथ में लिख दो तो रेंज हो जाएगी u स्क्वायर 2 sin थीटा कॉस थीटा। देखा फॉर्मूला लग रहा है। 2 sin थीटा कॉस थीटा जो होता है उसको लिखते हैं sin 2 थीटा। sin 2 थीटा जो होता है वो 2 sin थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो रेंज जो आ गई वो आ गई u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहां पे एक तो तरीका ये हो गया u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी। मेरे को एक और तरीका बहुत बढ़िया लगता है, उसको भी देख लो। अगर मैं यहां पे इस चीज को देखना जरा ध्यान से, अगर मैंने लिखा रेंज इज इक्वल टू, देखो यही तो फॉर्मूला लगाया था मैंने, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं, u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा बाई जी। ठीक है, अब u cos थीटा को तो तुम ux ही तो बोलते हो ना भाई, दिस इज द वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और u sin थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस। ओके, तो देख आसान भाषा में अगर याद करना हो, अपने को फॉर्मूला नहीं याद करना हो और अपने को आसान भाषा याद करनी हो, तो आसान भाषा में तुम इसको लिख सकते हो 2ux uy बाय जी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो रेंज यहां से देखो, रेंज के भाई साहब 3 फॉर्मूले आ गए मेरे पास। जब मेरे को मन करेगा मैं u cos थीटा इंटू टी लगा दूंगा, जब मेरे को मन करेगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी लगा दूंगा, या जब मेरे को मन करेगा मैं 2ux uy बाई जी। अब मन कब करेगा, मन नहीं करता है, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में क्या दिया है ना। तो मैं डायरेक्टली बोल रहा है कि ux इतना है uy इतना है और रेंज निकाल दो, फॉर्मूला लगाओ, काम खत्म, है ना। एंगल यहां पे दिया ही नहीं है, तुमसे अगर सीधा सवाल पूछे, सीधा बोले कि बेटा 10 मीटर पर सेकंड है ux और 10 मीटर पर सेकंड है uy, रेंज बताओ, तो तुम तो परेशान हो जाओगे ना। अगर तुमने बस यही वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा तुम तो कहोगे कि सर क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। क्यों क्वेश्चन इनकम्प्लीट है भैया? क्योंकि यहाँ पे एंगल है, उसमें भी एंगल है, पर एंगल तो दे ही नहीं रखा सवाल में, बस नंबर गए। तो इसको अपने को इसीलिए हर तरीके से चीज को समझना जरूरी है। बात समझे कि नहीं समझे? और अब देखो जैसे यहाँ पे मैं तुम्हें सवाल देता हूँ, जैसे देखो ux 10 है, uy 10 है, g तो 10 होता ही है, तो यहाँ से देखो डायरेक्टली रेंज 20 मीटर आ जाएगी जब तुम पुट करोगे तो, है ना। 2 इंटू 10 इंटू 10 बाई 10, 10 कैंसिल हो गया, 20 आ गया, है ना। तो एकदम आसान है ना। तुम्हारे मास्टर को भी अच्छा लगेगा जब तुम बढ़िया सवाल सॉल्व करके उनको दोगे आसान तरीके से। तो इस चीज़ों को याद रखना है। तो रेंज के भाई साहब 3 फॉर्मूले हैं, है ना। यहाँ पे 3 फॉर्मूले तुम लिख लो। एक रेंज का फॉर्मूला u cos थीटा इंटू टी। अब डायरेक्टली कभी कभी तुम्हें वर्टिकल वेलोसिटी नहीं दी है, तुम समझ रहे हो बात को, वर्टिकल वेलोसिटी नहीं दी है, तुमसे बोल रहा है कि देखो u cos थीटा मतलब ux दे दिया गया। इसको और आसान भाषा में लिखूं मैं, इसको लिख दो ux इंटू टी, बस। अब यहां पे भी एंगल ना दिया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो मैं बता दें कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इतनी है और टाइम ऑफ फ्लाइट ये है, तुम निपटा दोगे इसको 1 मिनट में। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये कहानी होती है। तो एक फॉर्मूला क्या आया, u cos थीटा इंटू टी। दूसरा फॉर्मूला क्या आया, दूसरा फॉर्मूला आया रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। बेटा कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल यहां पे, क्योंकि ना यहां पे बच्चे क्या होता है साइन 2 थीटा बाई जी, एक जैसा फॉर्मूला दिख रहा होता है। क्योंकि हाइट का भी देखो ना फॉर्मूला ऐसा ही होता है u स्क्वायर, लेकिन वो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है, फर्क है, ठीक है ना। तो उसको
ध्यान में रखना बिल्कुल। और तीसरा फॉर्मूला तो ये होगा, रेंज इज इक्वल टू 2ux uy बाय जी। तो मैं तो इसी को याद रखता हूं, इसी को याद रखता हूं। बेसिक पकड़ के चलोगे तो हमेशा सुखी रहोगे, है ना। बेसिक्स पे वर्क करना है, ठीक है भाई। चलो ओके, आगे की बात, ठीक है। अब समझो, हाँ अब यहां पे एक और बात होती है। तुम्हारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या बोल रहा है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये बोल रहा है। अब एक बात बताओ, साइन का जो फंक्शन है वो कहां से कहां रहता है, -1 से 1 रहता है। मतलब इस साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बच्चों, 1 हो सकती है ना। 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। तो 1 कब होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 या थीटा इज इक्वल टू 45। अब ये थीटा क्या चीज है, देखो बात को समझना। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम व्हेन साइन 2 थीटा इज 1। तो मतलब जो आर मैक्स आया वो क्या आया, यू स्क्वायर बाई जी। जो आर मैक्स आया वो क्या आया, यू स्क्वायर बाई जी आया ना। लेकिन ये यू स्क्वायर बाई जी कब आएगा, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर। और वो 1 के बराबर कब होगी, जब थीटा कितना होगा, 45। तो दिस इज, वी नीड टू रिमेंबर दिस, दैट इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम रेंज फॉर अ प्रोजेक्टाइल, then you throw the projectile at an angle of 45 degree with the horizontal, मतलब 45 डिग्री with the vertical भी हो जाएगा, तो भी बात तो सेम ही है। but when theta is 45 you get the maximum range। इसके पीछे पूरी मैथमेटिक्स ये है, तुम्हें ये चीज बात समझ में आ जानी चाहिए कि साइन 2 थीटा साइन 90 के बराबर होना चाहिए, 2 थीटा 90 के बराबर होना चाहिए, और थीटा हो जाना चाहिए 45 के बराबर। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इस जगह पे हमें जब थीटा 45 डिग्री होगा तो अपने को मैक्सिमम रेंज मिल जाएगी, ठीक है ना। तुम 30 पे फेंकोगे, 60 पे फेंकोगे, मैं बता देता हूँ, ये भी बता देता हूँ, तुम देखो उस चीज को बढ़िया से देखो। जैसे मान लो तुम 30 पे फेंक रहे हो, फिर तुम 45 पे फेंक रहे हो, फिर तुम 60 पे फेंक रहे हो। तुमने 3 एंगल लिए मान लो, है ना, 30, 45 और 60। तुम्हें एक बढ़िया बात बताता हूं कि 60 पे रेंज ये आई, 30 पे भी रेंज ये आई, पर 45 पे रेंज सबसे ज्यादा आई। अब तुम सोच रहे होगे कि सर ने एक और बात बता दी हमें। तुम अगर ध्यान से देखो तो मैंने तुम्हें 2 बातें बता दी हैं इसमें। एक तो मैंने तुम्हें आर मैक्स फील करवा दिया कि देखो आर मैक्स तो भैया थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे ही आएगा। ये रात को 2 बजे भी उठा के पूछूं तो तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। तो आर मैक्स थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे ही आना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन अगर तुम दूसरी चीज देखो तो तुम्हें एक चीज समझ में आएगी कि यार यहां पे 30 डिग्री पे हाइट h1 है और 60 डिग्री पे हाइट h2 है, लेकिन दोनों की रेंज तो सेम आ रही है ना। दोनों की रेंज तो सेम आ रही है। इससे मैंने तुम्हें क्या चीज सिखा दी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में ना तुम्हें सेम रेंज मिल जाएगी। मतलब 37 डिग्री और 53 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। बात समझे कि नहीं समझे। तो ये चीज अपने को पता होनी चाहिए कि भाई साहब, और भी ले सकते हो कोई भी तुम पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ले लो, एक एक्स दूसरा एक 90 माइनस एक्स, तो तुम्हें रेंज सेम मिलेगी। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। लेकिन मैक्सिमम रेंज कहां मिलेगी, थीटा इज इक्वल टू 45 पे, है ना। ये देखो 90 माइनस थीटा और थीटा, ठीक है, ये थीटा 45 पे मैक्सिमम है।
है ना। तो देखो, फॉर अ गिवन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन u द रेंजेस आर इक्वल फॉर एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये दोनों रेंज का तो सेम होना जरूरी था, यहाँ पे नहीं, ये मैक्सिमम रेंज के लिए हो गया, ये यहाँ पे ही होना चाहिए था। ठीक है ना। चलो, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। अब देखो लास्ट चीज हमें देखनी है, हमने क्या क्या निकाल लिया। हमने देखो निकाला सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल लिया था, जो कि क्या आया था, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम लोगों ने मैक्सिमम हाइट निकाली थी, हाइट कितनी आई थी, एच मैक्स कितने आया था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। हम लोगों ने रेंज निकाली थी जो कि आई थी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। रेंज का एक और फॉर्मूला था 2ux uy बाय जी। रेंज का एक और फॉर्मूला था u cos थीटा इंटू टी, है ना। उसके बाद टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट तुम्हारा टाइम ऑफ असेंट था u साइन थीटा बाय जी, टाइम ऑफ डिसेंट तुम्हारा था u साइन थीटा बाय जी, और टोटल टाइम था तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाय जी। तो ये सारी बातें हमने सॉल्व कर ली हैं। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, इस पे बात कर लेते हैं भाई, है ना। देखो यहां पे इस चीज को थोड़ा सा समझना जरा, मैं क्या कर रहा हूं, ये पूरा प्रोजेक्टाइल है, कौन सा प्रोजेक्टाइल है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है। ठीक है, मैंने बोला कि यार किसी पॉइंट पे ये टाइम t है, किसी पॉइंट पे ये x, y हो गया। ठीक है जी, ओके। अब यहां पे अगर मैं वेलोसिटीज की बात करूं तो फॉर x वेलोसिटी तो क्या रहेगी बच्चों, u cos थीटा, और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो क्योंकि वेलोसिटी है तो मैं लिख सकता हूं u cos थीटा आई कैप, और ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि राइट साइड पे। तो देखो ध्यान से, vx आई कैप इज व्हाट u cos थीटा आई कैप। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब अगर vy की बात करें तो vy में फिर से देखना ध्यान से, vy इज इक्वल टू uy माइनस जी टी। ठीक है, अब नॉर्मली हम लोग क्या करते थे कि मैक्सिमम हाइट पे vy को जीरो कर देते थे, पर यहां पे vy जीरो नहीं होगा। यहां पे क्या होगा, vy की कुछ वैल्यू होगी जो कि क्या हो जाएगी, u साइन थीटा माइनस जी टी, और इसको हम लोग किसके अलॉन्ग रखेंगे, जे कैप के। तो तुम ध्यान से देखो तो जो नेट वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में जब मैं लिख रहा हूं तो ये आ रही है u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। अब इसके मैग्नीट्यूड को अगर तुम बात करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड तुम आसानी से निकाल सकते हो। यहां पे तुम्हें बेसिकली vy मिल जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हो तो v का मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, है ना। समझ में आई बात की नहीं आई, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो ये पूरी बात हमने कर ली। ठीक है, ये देखो, ठीक है। और यहां से अच्छा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एंगल मान लो अल्फा बन रहा है, तो तुम्हें पता है कि tan अल्फा जो होगा वो बेसिकली vy बाय vx होगा, है ना। ठीक है ना, तो हमने सारी चर्चा इस बात पे कर ली है। ठीक है, ओके, समझ में आ गई क्या बात। vx देखो ना, यहाँ पे vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, और vx की जगह हमने क्या लिख दिया, u cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो u स्क्वायर साइन, देखो मैं इसको सॉल्व करके भी बता देता हूँ तुम्हें, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा यहाँ पे लिखता हूँ साफ साफ और बढ़िया तरीके से। देखो इसको एक्सपैंड करो, वैसे जरूरत पड़ती नहीं है बट फिर भी ठीक है, तुम देख लो, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा
प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू जी टी। ठीक है, ये तो कॉमन निकाल के बाहर कर देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू जी टी अंडर रूट में। तो ये तुम्हें डायरेक्ट वैल्यू इसकी मिल गई है ना, इसको अंडर रूट में मैं कर देता हूँ। समझ में आई बात की नहीं आई? ठीक है ना, क्लियर हो गया एकदम बढ़िया से। ठीक है भाई, हमने यहाँ तक बात कर ली थी, इसके आगे की भी चर्चा देख लेते हैं, है ना। तो अब देखो, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो वर्टिकल वेलोसिटी वाले मैं तुम्हें बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, क्या होगा कि यहाँ पे जरा बात को समझना। कहानी ये है कि जब प्रोजेक्टाइल, जब पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा, है ना, तो जाहिर सी बात है ग्रेविटी तो नीचे ही एक्ट करती है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि वेलोसिटी और ग्रेविटी के बीच में मतलब दोनों ऑपोजिटली एक्ट कर रही हैं, ठीक है, तो असेंड के टाइम पे जो वेलोसिटी होगी ना, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो मतलब डिक्रीज होती जाएगी और मैक्सिमम हाइट में ना जीरो हो जाएगी। बात को समझना। फिर जैसे ही हम नेक्स्ट पार्ट में आएंगे तो वेलोसिटी भी नीचे की तरफ, ग्रेविटी भी नीचे की तरफ, तो इट गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यूरिंग दी डिसेंट। डिसेंट के टाइम पे क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और हाईएस्ट पॉइंट पे तो वैसे भी जीरो रहती है, अपने को पता ही है। ठीक है, अच्छा एक बात और समझने वाली है, देखो यहाँ पे जब तुम इस पॉइंट पे एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की अगर बात करें तो एक बात को समझना, अगर मान लो मैंने बोला कि ये u है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, u cos थीटा, u sin थीटा। अब बात को समझना जरा, जो यहाँ पे इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, देखो u cos थीटा में तो कोई चेंज नहीं है, तो कोई टेंशन वाली बात होती नहीं है, लेकिन अगर वर्टिकल वेलोसिटी की बात करें तो ये ऊपर जाते जाते तो कम हो रही है ना बेटा, है ना, तो मैक्सिमम कहाँ पे होगी, अच्छा ऊपर जाते जाते कम हो रही है और नीचे आते आते बढ़ रही है, तो मैक्सिमम तो इसी पॉइंट पे होगी ना जहां पे मतलब सबसे ज्यादा वेलोसिटी थी। तो इस वजह से ध्यान रखना, द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट प्रोजेक्शन पॉइंट। जहां से तुमने इसको प्रोजेक्ट करा है ना, वहां पे तुम्हें वेलोसिटी मैक्सिमम मिलेगी। और मिनिमम कहाँ मिलेगी, मिनिमम यहाँ पे मिलेगी जहां पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो चुकी होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, है ना। तो जाहिर सी बात है कि एक कंपोनेंट इसका खत्म हो गया तो एक ही कंपोनेंट की वजह से वेलोसिटी तो वहां पे मिनिमम हो जाएगी। तो ये चार बातें याद रखना कि प्रोजेक्टाइल में जब ऊपर जा रहे होते हैं तो वेलोसिटी कम हो रही होती है, प्रोजेक्टाइल में जब नीचे आ रहे तो वेलोसिटी बढ़ रही होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है, प्रोजेक्शन के टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और हाईएस्ट पॉइंट पे फिर से वेलोसिटी जो होती है वो मिनिमम होती है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स वेलोसिटी के बारे में अपने को याद रखने हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और समझो, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस तो चेंज नहीं हो रही, ठीक है, यहां पे इस पॉइंट पे जब ये गिरा, देखना ध्यान से, जब ये गिरा तो इसकी सेम वेलोसिटी होगी बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना। पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी ऊपर की तरफ, ठीक है, अब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो है नीचे की तरफ। तो अगर मैं यहां पे चेंज देखना चाहूं कि फाइनल वेलोसिटी मेरी ये है और इनिशियल वेलोसिटी मेरी ये है, तो चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2u sin थीटा, क्योंकि u sin थीटा माइनस ऑफ माइनस u sin थीटा क्या हो जाएगा, 2u sin थीटा। क्या होता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल। आप कहोगे कि सर मैग्नीट्यूड तो सेम है, बेटा वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और अगर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे v फाइनल माइनस v इनिशियल जब हम कर रहे हैं तो u sin थीटा माइनस ऑफ u sin थीटा, तो बेसिकली कितना चेंज आ जाएगा अलोंग द y एक्सिस 2u sin थीटा। x एक्सिस में तो कोई चेंज है ही नहीं, तो वहां पे कोई चेंज इन वेलोसिटी आने वाला नहीं है। ठीक है, अच्छा तुम लोगों ने एक टॉपिक और पढ़ा होगा, क्लास 9th में इनफैक्ट पढ़ लिया होगा, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो कभी कभी ना बोर्ड्स लेवल पे ये भी पूछ लेते हैं कि भैया ये बता दो कि मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है। तो एक्स एक्सिस में क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस तो जीरो ही रहता है, डेल्टा पी एक्स, मतलब चेंज इन मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस तो जीरो ही रहता है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना तुम लोगों को। अगर तुमसे कोई पूछ भी ले कि सर मोमेंटम क्यों नहीं चेंज हो रहा, तो तुम सीधी बात बता सकते हो, मास तो चेंज होता भी नहीं है वैसे भी। ठीक है, मास तो एब्सोल्यूट ही है। ठीक है, और यहाँ पे अगर वेलोसिटी की बात करें तो अलोंग द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी चेंज
नहीं हो रही है। ठीक है ना भाई, तो इतनी बात अपने को क्लियर रखनी है, समझ में आ गया ना। लेकिन वाई एक्सिस के लॉन्ग तो वेलोसिटी में चेंज है, कितना है 2u sin थीटा, तो मोमेंटम कितना हो गया, चेंज इन मोमेंटम हो गया 2mu sin थीटा, क्योंकि 2u sin थीटा तो चेंज इन वेलोसिटी थी ना, उसको बस हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, मास से। तो चेंज इन मोमेंटम इज हैपनिंग अलोंग द वाई एक्सिस, बट चेंज इन मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस इज जीरो। चेंज इन मोमेंटम वाई एक्सिस में कितना है 2mu sin थीटा, इसको याद रखना है, डायरेक्ट सवाल इससे बोर्ड लेवल पे आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग द इंटायर जर्नी। अच्छा देखो, एवरेज वेलोसिटी भाई साहब, जब मैंने तुम लोग को मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ाया था तो मैंने वहां पे एवरेज वेलोसिटी के बारे में एक बात बताई थी। मैंने ये बताया था कि अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो होगी। तुमने कहा ठीक है सर। अब एक बात बताओ, जब मैं प्रोजेक्टाइल की बात कर रहा हूं तो प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में, देखो यहाँ पे ध्यान से, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में y के अलोंग तो कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ किसके अलोंग है, x के अलोंग है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, रेंज, टाइम कितना लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये हो गया r/t। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो एवरेज वेलोसिटी जो आ जाएगी बेसिकली वो क्या आ जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट भाई साहब अपनी रेंज है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो हम t लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा r/T। ठीक है ना, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अब एक बात और बताओ, तो मैं यहां पे एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी भी ना इसकी u cos थीटा ही आएगी। देखो मैं तुम्हें इसको दो तरीके से समझाऊंगा, एक तो तुम लॉजिकली समझो, दूसरा इस फॉर्मूले से पुट करके देख लो। ठीक है, लॉजिकली पहले समझ लेते हैं कि इस चीज को u cos थीटा ही क्यों बोल रहे हैं। एक बात बताओ, अगर कोई पार्टिकल है जो वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, अरे भैया वाई एक्सिस के लिए तो कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं ना, तो मैं तो यही मान रहा हूं ना कि वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ठीक है, तो अगर उसकी वेलोसिटी पूरे क्षण के लिए, मतलब पूरे समय के लिए u cos थीटा ही है, तो कभी उसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी तो सेम ही आने वाली है ना भाई, कितनी, u cos थीटा। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो ऐसा क्यों है, तुमसे अगर कभी मास्टर पूछ ले या तुमसे कोई रात के 2 बजे उठा के पूछ ले कि बताओ एवरेज वेलोसिटी अलोंग दी हॉरिजॉन्टल कितनी है, तो क्या बताओगे, u cos थीटा। और तुमसे पूछ ले क्यों भैया, तो तुम ये बता देना कि सर देखो पूरे रास्ते के लिए या पूरे पाथ के लिए वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, तो एवरेज वेलोसिटी विल बी ऑब्वियसली टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बराबर ही होंगे ना। ठीक है, अच्छा ये बात हो गई लॉजिक की। ठीक है, यहाँ पे हमने अपने समझदारी से इसको रिलेट कर लिया। लेकिन अगर मैथमेटिकल प्रूफ की बात करें तो भैया मैथमेटिकल प्रूफ में भी कौन सा बहुत तुम्हें कुछ मेहनत करने की जरूरत है, तुम डायरेक्टली क्या करो, डायरेक्टली यहां पे पुट करो। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u² sin 2 थीटा बाय जी। अरे यस और नो, यही तो हो जाएगा रेंज। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, 2u sin थीटा बाय जी। तो g ने g को मार दिया, u ने u को मार दिया। ठीक है, अब sin 2 थीटा को ऊपर देखो, u sin 2 थीटा लिखा है ना, तो इसको लिखो 2u sin, यहां पे कोई दिक्कत हो रही है, एक मिनट रुकना, इसको लिखो 2u, चलो इधर लिख देता हूं मैं, 2u sin थीटा cos थीटा, है ना। किसको लिखा मैंने, u sin 2 थीटा को लिखा 2u sin थीटा cos थीटा। नीचे क्या चल रहा है भाई, 2 sin थीटा, तो 2 sin थीटा ने 2 sin थीटा को मार दिया, बच क्या गया, u cos थीटा। तो ये इसका मैथमेटिकल प्रूफ है, बट ऑब्वियसली हमने लॉजिक से इसको काफी जल्दी कर लिया था। ठीक है ना, आगे की बात समझो। एक ये भी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। देखो हम लोग 3 जगह पे एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन देखेंगे। एक बार ऊपर जाते टाइम, फिर मैक्सिमम हाइट पे, और उसके बाद मतलब देखो प्रोजेक्टाइल को 3 हिस्सों में तोड़ के हमेशा सॉल्व करते हैं चीज को। जहां पे तुम्हें टाइम ऑफ असेंड मिल रहा है उस टाइम देख लो, जहां पे तुम्हें टाइम ऑफ डिसेंट मिल रहा है उस टाइम देख लो, और मैक्सिमम हाइट पे देख लो।
तो 3 जगह अपन चर्चा कर लेते हैं। अब टाइम ऑफ असेंड की बात करें भाई साहब, हमेशा ध्यान रखो कि टाइम ऑफ असेंड के टाइम पे क्या हो रहा होगा, इस टाइम पे वेलोसिटी ऊपर होगी, है ना, वेलोसिटी ऊपर की तरफ। अगर पूरी वेलोसिटी की बात करें तो भी तुम देखो ना यहाँ पे कि ग्रेविटी तो हमेशा नीचे ही लग रही है ना। तो मैक्सिमम एंगल वेलोसिटी और ग्रेविटी के बीच में कितना हो सकता है, 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन 90 से तो कभी भी कम नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जैक्टली 90 कहां जाके हो रहा है, इधर पे। तो टाइम ऑफ असेंड के मतलब समय में जब हम बात कर रहे हैं, उस टाइम की बात कर रहे हैं जहां पे टाइम ऑफ असेंट है, जहां पे पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो वहां पे एंगल हमेशा 90 से 180 डिग्री के बीच में होगा। तो जाहिर सी बात है वहां पे डॉट प्रोडक्ट अगर हम वेलोसिटी और ग्रेविटी का निकालते हैं, तो वेलोसिटी और ग्रेविटी का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा बच्चों, वो नेगेटिव आने वाला है। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई? इसकी बस एक ही वजह है कि भैया एंगल जो है वो 90 और 180 के बीच में वेरी कर रहा है, और कॉस थीटा 90 और 180 के बीच में नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, ओके। चलो, तो अपने को 3 बातें पता चली भैया कि यहाँ पे नेगेटिव आएगा डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे तो 0 आने वाला है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इसके लिए हमें क्लियर हो गया, for negative the angle will be 90 to 180, for 0 the angle will be exactly 90 degree, and for positive it will be 0 to 90, मतलब acute angle होने वाला है, ठीक है। तो ये बातें देखो, ये बातें डायरेक्ट नहीं पूछी जाएंगी तुमसे एग्जाम में, है ना। तुमसे कभी ये नहीं पूछेगा कि अच्छा ये बता दो कि 90 से 180 डिग्री के बीच में क्या डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, नहीं। लेकिन ये तुम्हारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भाई साहब तुम्हें एक तिनका भी पता होना चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन में कि अच्छा ये कहानी है, ये मुझे पता है, मेरे सर ने ये चीज मुझे बताई है, तो इसलिए इतना डिस्क्रिप्शन में तुम्हें दे रहा हूं। वरना अगर तुम नॉर्मली बुक्स उठा के देखोगे तो तुम्हें ये सारे स्टेटमेंट नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस बात के लिए कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल कि सर इतना पढ़ना जरूरी है क्या, हाँ पढ़ लो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। चलो आगे की बात कर लेते हैं। तो ये तीनों पॉइंटर्स जो मैंने बताए हैं, बेसिकली वो तीनों पॉइंटर्स आ गए हैं, है ना। क्या है दूसरा पॉइंट, द एंगल बिटवीन इट इज 0 to 90 एट द टाइम ऑफ डिसेंट, एंड द डॉट प्रोडक्ट इज, जाहिर सी बात है पॉजिटिव हो गया होगा, ठीक है, एंड एट द हाईएस्ट पॉइंट इट इज 90 डिग्री, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें। चलो आगे की बात कर लेते हैं। एट द प्रोजेक्शन पॉइंट, अब प्रोजेक्शन पॉइंट पे क्या है, देखो यहां पे बहुत बढ़िया बात है, इस पॉइंट पे पार्टिकल कहां है, ग्राउंड पे ना, और उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है u। अगर पार्टिकल ग्राउंड पे है, इधर देखो पार्टिकल जो है वो ग्राउंड पे है, अगर पार्टिकल ग्राउंड पे है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0। इसका मतलब क्या है कि जो है बस काइनेटिक ही है, तभी देखो मैंने यहां पे लिखा हुआ है इट इज प्योरली काइनेटिक। प्योरली काइनेटिक क्यों, बिकॉज इट इज एट द ग्राउंड, द हाइट इज 0, हेंस व्हाटएवर द एनर्जी इट हैज इट इज प्योरली काइनेटिक। अब अगर बात करें एनर्जी टोटल की, तो भैया जब टोटल काइनेटिक एनर्जी है ही उसके पास, पोटेंशियल कुछ है ही नहीं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, तो कितना हो गया टोटल एनर्जी, हाफ mu²। अब मेरी बात को समझना, एनर्जी यहां पे कंजर्व्ड है, पूरे पाथ के लिए ऐसा कभी नहीं हो रहा है कि एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हाफ mu² जो होगा ना, हमेशा ध्यान रखेंगे दैट इट विल बी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, है ना। ये नहीं हो सकता कि किसी भी इंस्टेंट पे ये चीज फॉलो नहीं हो रही है, ये चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है, ओके। तो हाफ mu² इज इक्वल टू ke प्लस pe, इसको याद रखना है भाई साहब। अब अगर मैं बात करूं इस पॉइंट पे जहां पे मैक्सिमम हाइट की चर्चा हो रही है, तो यहां पे इसने हाइट कितनी ले ली, मान लो कैपिटल H। इस पॉइंट पे इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है भाई साहब, u cos थीटा। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूं एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mu² cos² थीटा। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो E टोटल क्या है, हाफ mu², तो ये उसका कंपोनेंट ही तो है बेटा, मतलब हाफ mu² से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, हाफ mu² इंटू cos² थीटा कम ही होगा, ठीक है, बिकॉज
हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इस बात को याद रखना। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे निकालता हूँ, देखो काइनेटिक एनर्जी तो निकालना आसान होता है, कितना होता है, क्योंकि तुम डायरेक्टली पुट करोगे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यू कॉस थीटा, तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी लिखी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, तो डायरेक्टली आ जाता है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है एम जी एच, और यहाँ पे कौन सी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। एच का फॉर्मूला तुम लोग बेटा याद करके आए हो, मैक्सिमम हाइट के लिए क्या हो जाता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अरे यस और नो, तो मास इंटू ग्रेविटी इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, जी ने जी को मार दिया। देखो यहाँ पे क्या आया, हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अब जब तुम इन दोनों का सम करोगे ना भाई साहब, तो ई टोटल कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ई टोटल साइन स्क्वायर थीटा, तो ये ई टोटल ही आ जाएगा, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, विच इज इक्वलेंट टू व्हाट, हाफ एम यू स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसीलिए मैंने ये बात बोली थी कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है या मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल है वो हाफ एम यू स्क्वायर है, और वही हाफ एम यू स्क्वायर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में इंटर कन्वर्ट होती रहेगी। तो इसमें तुम्हें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अभी मुझे पता है कि तुम्हें वर्क पर एनर्जी नहीं पढ़ाया गया है, मैं आगे पढ़ाऊंगा, बट ये तो बेसिक है ना भाई, ये तो पढ़ ही सकते हो, इतना तो समझ सकते हो ना। तो इसीलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन करा है, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। अब इनका रेशियो निकाल लो, क्या ही दिक्कत है यार, ई पी बाई ई के साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ई टोटल कैंसिल हो जाएगा, तो देखो क्या आ गया, रेशियो tan स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब यहां पे देखो, यहां पे बात हो गई एनर्जी के रिलेशन की, ठीक है, यहां पे बात हो गई किसकी, वेलोसिटी के रिलेशन की, ठीक है। अब जो हम आगे की बात करेंगे वो अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आज बहुत इंफॉर्मेशन तुम्हें मिल गई है, तो मैं इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ नहीं देना चाहता हूं कि तुम उसको एब्जॉर्ब ना कर पाओ, ठीक है। तो तब तक के लिए बढ़िया से एंजॉय करो, मजे करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।